बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सियासियात के साथ उमर शरीफ लगारी आज खिदमत। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसको मैं कौमी सानिया कहूँगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के अंदर आज आग लगने से तकरीबन ज़राए के मुताबिक 15 से जो है 15, कुछ 14 ज़राए बता रहे हैं, कुछ 15 बता रहे हैं, 9 मौलूद बच्चे जा बहाक हो गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो गफलत हुई है जाके, ये तो अल्टीमेट मेरे ख्याल में ये चीज वाज़ेह होगी इंक्वायरी के बाद ये किस तरीके से ये गफलत वहां पर हुई मौके के ऊपर। लेकिन वाकई की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। जो आग जो भड़की है वो जराए ये बताते हैं कि एसी के कंप्रेसर से 3rd फ्लोर पर ये जो चाइल्ड वार्ड होता है, एक नर्सरी होती है जहां पर नौमौलूद बच्चों को ऐसे समझे कि आईसीयू उनका होता है, वहां पर उनको एडमिट किया जाता है। तो वहां पर ये मामला सारा पेश आया है। लेकिन वहां पर जो प्रैक्टिकल सूरत हाल में अगर आपको बताऊं तो वहां जो मुतासरीन हैं उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उनमें उनका ये शिकवा और ये स्टेटमेंट है कि अस्पताल में जो अमला है वो उस वक्त मौजूद ना था। सुबह 6 से 7 बजे के दरमियान ये वाकया पेश आया। आज क्योंकि 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी भी होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जहां हम स्क्रीन पे बैठ के काम कर रहे हैं और जिनका कौमी एक पैशनेट कौमी एक नजरिया होता है, काम होता है, उसमें सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन पाकिस्तानी होने के नाते या किसी भी रियासत के अंदर सिटीजन की एक सेहत होती है। तो कैपिटल के अंदर ये मामला होने वाला बहुत बड़े सवालात छोड़ के चला गया है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इंतजामी जो हम नाअहली की बात कर रहे थे, क्या उसकी सबसे बड़ी जो रिफ्लेक्शन है इन तमाम तर मामलात के सामने नजर आने की एक सबसे बड़ी एक मेरे ख्याल में सवाल निशान है। तो ये एक इंक्वायरी से क्या ये मामला हल हो सकेगा? दूसरी जानिब जिस तरीके से वहां पे मुतासरीन ने और अपोजिशन की जमातों ने, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया है कि वजीर सेहत साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, और दूसरी जानिब वजीर आजम साहब की जानिब से जो फिल फॉर एक फैसला आया, जिस तरीके से मैं इब्तदाइये में आपको आज के कौमी सानिया के बारे में बता रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चेहरे बदलने से ये मामला बदलेगा या कि निज़ाम को अब वो वक्त आ चुका है कि हमें ओवरऑल इसको ठीक करना है। क्योंकि अब जिस तरीके से आज पिम्स अस्पताल के अंदर ये मामला पेश आया, माजी में भी ऐसे मामलात हमें देखने को मिले हैं, ऐसे हमें कौमी सानिया देखने को मिले हैं। इसी हवाले से डिटेल गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और आज प्रोग्राम के हवाले से जो हमारे मेहमान हैं स्टूडियो के अंदर, जनाब मियां सैफुर रहमान साहब हैं। मियां साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि पिम्स अस्पताल के अंदर जो ये आज कौमी सानिया हुआ, इस हवाले से क्या नुक्ता नजर है जनाब का? देखिए जनाब, ये है तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया, इंसानी अलमिया आपने बड़ा अच्छा कहा, कौमी सानिया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन आप अगर अपने सिस्टम्स जितने भी देखें, इदारों के अस्पताल हो गए या दीगर इदारे भी हैं, हमारे यहाँ एक अमूमी तसाहिल का शिकार है। यानी ऐसे हैं कि पॉवर्टी ऑफ डिजायर, जिसे हम अंग्रेजी में बात कहते हैं ना, कि आपको एक असाइनमेंट मिलती है, एक ड्यूटी मिलती है, एक ऑब्लिगेशन, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज बोला, लेकिन आप उसके साथ कमिटेड नहीं होते। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप कोई मतलब नीम दिलाना अंदाज से डॉक्टर हैं। आपका जैसे हम मीडिया के लोग हैं, मुझे याद पड़ता है कि मैं चूंकि एक बहुत बड़े मीडिया हाउस से मुंसलिक भी हूँ, तो वहां पे मैं जब उनके अंग्रेजी अखबार का चीफ रिपोर्टर था, और तो मैंने अपने एक रिपोर्टर को एक असाइनमेंट पे भेजा, तो वो आगे मुझे कहने लगा, जी सर इतनी तनख्वाह पे मैं नहीं ये काम कर सकता। मैंने कहा भाई, तनख्वाह तो जो आजिर है, आप अजीर हैं, हम सारे जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है अदारे का, मैं खुद भी एक एम्प्लॉई हूँ। सिर्फ यह कि मैं आपका चीफ हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ये होता है, तो काम तो मैंने लेना है। तो ये आपका उनका मामला, आप उसमें करें। हमारे यहाँ ये जो बेदिली सी है ना, ये बहुत जगहों पे सरायत कर चुकी है। ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि चूंकि अब 40-41 साल तो जर्नलिज्म में हो गए, इससे पहले मैं एक सीएसएस ऑफिसर था जी। उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ाए जाते थे, ठीक है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक बड़ा ही अहम था, मुख्तसर था, मैं वो बोलता हूँ, फिर मैं आगे आ जाता हूँ, मोटिवेशन एंड मोरल बिल्डिंग। ठीक है, वो ये कहते थे कि जो लीडर है, जो एक ऑफिसर है, उसने मोटिवेट करके अपने मतहतीन से काम लेना है।
उनका मोराल बुलंद करना जी। अब देखा जाए तो यहाँ पे मोराल बुलंद कोई या तो ना लीडर का बुलंद है ना नीचे अमले का बुलंद है। तो ये है कि यहाँ पे एक थोड़ी सी, मैं उसे बदनीति कहूंगा। इसमें मियां साहब आप जिस तरीके से आपने बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि इज़हार अफसोस कर देना या इंस्ट्रक्शंस दे देना, क्या ये काफी है? ये बिल्कुल मुझे ये बताएं कि वजीर आजम साहब का सेक्रेटरी को मुअत्तल कर देना सेहत को, मुस्तफा कमाल साहब का ये कहना कि जी हम पूरी इसकी इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि किसकी गफलत से ये सारा मामला हुआ है। लेकिन गुजारिश ये है कि ठीक है गफलत हुई है या आग भड़क उठी है, उसके बाद जो फायर सप्रेशन का मामला है, जिस तरीके से हंगामी सूरत हाल के अंदर इवैक्यूएशन होती है, ये तो मेरे ख्याल से अजल से एक पाकिस्तान के अंदर मसला चल रहा है जिसमें कोई काम हो ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारे अपने दफ्तर में, मेरे अपने मीडिया हाउस में, हम 4 फ्लोर्स हैं, तीसरे फ्लोर पे आग लगी, ना कोई सेफ पैसेज था। हम देखे ना, मीडिया वाले क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, वो मीडिया हाउसेस को देख लें। ठीक है, आपको याद होगा लाहौर में एक वाकया होता है, LDA बहुत बड़ा इदारा है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें आग लगी जी, तो किस तरह लोगों ने छलांगे लगाई। हाँ जी बिल्कुल। फिर जाके बिल आखिर जाके कराची वाला आप जिस तरीके से कराची में भी हुआ। ठीक है, पॉइंट आ गया। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का जो सिस्टम है, ठीक है, वो इस हद तक रिस्पॉन्सिव या एफिशिएंट नहीं है। पॉइंट आ गया सर। डॉक्टर नदीम जान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक निगरान वजीर सेहत हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सर मेरा सवाल मियां साहब से भी यही था कि इजहार अफसोस कर देना मेरे ख्याल में अब ये काफी नहीं होगा, अब हमें निजाम की तब्दीली की तरफ, या हमारे जितने भी इदारे हैं जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल्स हमें दिए जाते हैं, कैपिटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर कौमी सानिया जिस तरीके से आज हुआ, इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नजर है जनाब? बिल्कुल, बड़ा ही अंदोहनाक और दिल दुखाने वाली एक इवेंट हुई है जी। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन हम ये ट्रेडिशनल बयान बायजूर पे नहीं जाते हैं जी। किस्सा ये है कि आपने जो बात की सिस्टम रीसेट का, सिस्टम रीसेट शुरुआत ही अभी इसी वाक़े से होगा, क्योंकि ये इतना अंदोहनाक है कि इसकी पूरी दुनिया में मजम्मत की गई है और एक फेलियर स्टोरी के तौर पे दुनिया में इसको प्रेजेंट किया गया है। तो हमारी डिग्निटी को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है जी। डॉक्टर साहब, इसमें इसका, हाँ जी 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 जी, इसका ये है कि आप पहले तो तयन कर लें कि हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने किया, किसकी गलती थी, और जो इसमें वो एक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनको आप अकाउंटेबल ठहराएं और एक शफाफ इंक्वायरी हो जो कि किसी इदारे से उसका उस पर असरअंदाज ना हो। आप तो डॉक्टर साहब खुद भी निगरान वजीर सेहत रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई सानिया पेश आता है उसके बाद इंक्वायरी का कहा जाता है, क्या वो इंक्वायरी से कुछ मामलात हल होते हैं सर? और दूसरी तरफ जो मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अपोजिशन वहां पे मुतासरीन मुस्तफा कमाल साहब के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से हुकूमत को या ये सारे मामला देखने चाहिए? देखिए जी, मैं ऑब्जेक्टिवली इसको देखता हूँ जी कि एक तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई तो कर लें कि क्या हुआ, और वो एक ऐसी कमेटी बनाए जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो, जो न्यूट्रल हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जिसकी कोई स्टेक्स ना हो, वो फिर रिपोर्ट में तयन कर लें और जो भी मुरद इल्जाम हो उसी को कानून के कटहरे में खड़ा कर दें। तो ये तो उसी अकाउंटेबिलिटी की बात हुई। लेकिन ये देखें, ये इसी से ना आप सबक अखज़ कर सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, यानी हेल्थ केयर में हम कहाँ खड़े हैं, हमारी तरजीहात कैसी हैं। हमने तो हेल्थ को वो स्पेस ही नहीं दिया जो इसका बनता है, वो अहमियत ही नहीं दी इसको। बहुत बड़ी बात की है कि हेल्थ केयर कहाँ पे खड़ी है, ये तो कैपिटल की सूरत हाल है, जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। और जिस तरीके से सहाफियों से बात करते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने ये कहा कि जी मैं क्या ही कर सकता हूं, या मुस्तफा कमाल साहब ने भी ये कहा है ना कि मैं तो अंदर हॉस्पिटल तक पहुंच के सारा कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकता। ये 1985 के अंदर हॉस्पिटल बना था, तब आबादी भी कैपिटल के अंदर कम थी, अब तो इसको बढ़ाना चाहिए। तो फिर इस पे क्या होगा सर? देखें, कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली तो किसी हॉस्पिटल को सुपरवाइज नहीं करता, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वो अपॉइंट कर सकते हैं, जो स्किल्ड हो, वो वेल वर्स्ड हो सिस्टम से, वो निटी ग्रिटीज जानता हो, डेलिकेसीज जानता हो,
तो इस हद तक तो बिल्कुल बात मैं कर सकता हूँ कि ये उनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन बीइंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स आप इससे मुबर्रा नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें ये बताएं, सियासी बहस तो ये है ना कि जी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आना चाहिए, जो कि जो ग्रास रूट लेवल के चीजें हैं, हॉस्पिटल्स, जो दूसरे हमारे इदारे हैं, उनके चेक एंड बैलेंस करें। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो इंपॉर्टेंट बात की है कि राइट पर्सन फ्रॉम द राइट जॉब, तो मीनिंग बाय हेल्थ मिनिस्ट्री या इसके रेलिवेंट जो सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर ये मेरे ख्याल में शुरू से ही मसला रहा है ना कि हुकूमत राइट पर्सन चूज नहीं करती। जी बिल्कुल, ये न सिर्फ हेल्थ सेक्टर में है बल्कि आपको बहुत सारी और भी सेक्टर्स में ये नुमाया नजर आएगी कि मेरिटोक्रेसी का वो हाल है कि हम क्या बताएं कि क्या हो रहा है। नेपोटिज्म है, क्रोनियज्म है, फेवरेटिज्म है, तो वो तो एक अटल हकीकत है। इट्स लाइक सन डे लाइट, क्रिस्टल क्लियर है वो बात। लेकिन जो वो सिस्टम की बेहतरी के लिए जो आपने कहा कि लोकल लेवल पे, हाँ मैं एक बात जरूर करता हूँ कि जी आप अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करें जो कि आपकी लोकल लेवल पे है। जब आप इसको मजबूत करेंगे तो आपके सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटल पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, लोड नहीं होगा, रश नहीं होगा, तो वो बेहतर तरीके से खिदमत दे सकेंगे। तो वो आपकी जो वो बात थी कि हम अगर लोकल लेवल के सिस्टम को मजबूत करें, एम्पावर करें, फैसिलिटेट करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, तो फिर जाके बेहतरी आएगी। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं, मुझे इंडिविजुअली प्रोफेशनली जरा ये बताएं, बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर्स के हवाले से या स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल के हवाले से। मुतासिरीन ये कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से 7 बजे तक वहां पर अमला नहीं था और चारों तरफ इवैक्यूएशन का भी कोई मामला नहीं था। आप क्या समझते हैं कि जो भी मरीज हजरात, पेशेंट जब अस्पताल, सरकारी अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर्स की जानिब से बिहेवियर कोई अच्छा नजर आता नहीं है सर, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ जो प्रोफेशन ऑफ द डॉक्टर्स है उसमें कितनी काउंसलिंग और अवेयरनेस की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी डॉक्टर्स को चूंकि कोई कम्युनिकेशन ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनकी जो करिकुलम है वो तो बड़ा स्पेसिफिक है, मेडिसिन स्पेसिफिक है, हेल्थ स्पेसिफिक है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो एक थारो कम्युनिकेशन और काउंसलिंग का अमल जरूर होना चाहिए। मेरे ख्याल में एक इंस्टीट्यूट ने इसका आगाज भी किया था कि डॉक्टर को डिप्लॉय करने से पहले उसकी काउंसलिंग और उसको आप कम्युनिकेशन स्किल सिखाएं, किस तरह बिहेव करना है, किस तरह की पेशेंस आपने शो करनी है, क्योंकि आप मरीज से डील करते हैं जो कि ऑलरेडी तकलीफ में होता है। क्योंकि डॉक्टर को मेरे ख्याल में इस प्रोफेशन से आप आने से पहले ये सोचना है कि ये प्रोफेशन ऐसा है जो 24/7 ड्यूटी ले सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी बन सकती है, फिर चाहे वो ईद मिलादुन नबी है या कोई भी जो कौमी त्योहार है, या कि उस पर फिर उनकी कोई छुट्टी बनती नहीं है, क्योंकि जरा ये बता रहे हैं कि आज वीकेंड कंसीडर किया जा रहा था पिम्स हॉस्पिटल के अंदर और अमला बहुत कम था। देखिए, जो हेल्थ सिस्टम है उसमें तो कोई भी स्टेशन को आप वैकेंट नहीं छोड़ सकते। तो अगर किसी की छुट्टी थी तो आपने दूसरे को लगाना था, तो ये तो कोई बात नहीं है कि भाई छुट्टी थी तो हेल्थ सिस्टम खाली था, नहीं, ये नहीं हो सकता। अलबत्ता जो मौजूद थे उनसे क्या गफलत हुई है इसका तायुन होना चाहिए और इस पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। मियां साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं डॉक्टर नदीम जहाज साहब ने। सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां हम एज ए होल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं वजीरे सेहत, जनरल किस्म की, लेकिन इंडिविजुअली भी तो हमें सोचना है ना सर कि एक हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं या मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सर मियां साहब यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा, दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी है कि जराए ये बताते हैं और ये बहुत सारे एक ऐसे एविडेंस भी हैं कि वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दूसरे जो वहां पे स्टाफ है उन्होंने कई जो है वो एप्लीकेशंस टुवर्ड वजीर सेहत साहब जो है वो भेजी हैं कि यहाँ पर जो है वो अमला भी कम है और यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी कम है सर। नहीं देखें, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुई इसके बाद। ऑफिसर, मैं खुद भी ऑफिसर रह चुका हूँ, एक गिवन सिचुएशन में काम करता है ना जी। गिवन सिचुएशन क्या है कि अमला कम है तो उसमें आप विजिलेंस बढ़ा दें। देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो एक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जिले का एक एसपी होता है, कमांड कर रहा होता है पुलिस को। अब वो अगर कहे कि जी ये वाकया, देखें हादसा हो जाते हैं कौमों की जिंदगियों में, कोई सही लेकिन हमने ये वाकई बात सही है मुतय्यन करना है कि क्या कुछ चीजें अगर विजिलेंस शो की जाती, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती, फॉलो अप सिस्टम होता,
क्या अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब रोजाना नहीं तो हफ्ते में 3 दिन जाके मुख्तलिफ वार्ड्स को विजिट करते, क्या चीज कम है क्या ज्यादा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। हामिद मीर साहब भी आज यही बात कर रहे थे। मिसाल के तौर पे अब दूसरे जाके वार्ड्स में देखें कि क्या सूरत हाल है। मिसाल के तौर पे मुझे याद पड़ता है, यहाँ लाहौर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उसके एक ऑर्थोपेडिक के जो हेड थे वो बहुत बड़े रिनोन्ड प्रोफेसर थे। तो मैं एक दफा गया तो मुझे कहेंगे जी आप जर्नलिस्ट हैं तो हमारी एक बात वज़ीर आला तक पहुंचाएं कि हमारे ये न्यूमेटिक ड्रिल्स हैं, इनके अंदर पूरा सिस्टम ही नहीं है वो काम कर रहा, कि जिस तरह विंड चलती है तो हम आगे ड्रिल्स नहीं चला पाते जिससे हमने हड्डी को वो बकायदा ऑपरेट करना होता है। यानी कि ये चीजें हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मतलब बेशक मैं एक लेमैन हूँ लेकिन लॉजिकल बातें की जा सकती है कि जहाँ पे इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई हो, आईसीयू हो, बच्चों का आईसीयू हो जी, वहां पे अगर कूलिंग का सिस्टम ही ऐसा कर दिया जाए फेल सेफ एंड साउंड, जिसमें ये ना हो कि ना कोई कंप्रेसर फटने का खतरा हो ना कोई और चीज कि आग भड़क उठे। अब देखो मासूम जाने जिस तरह गई हैं तो इसमें अगर थोड़ा बहुत पहले मॉनिटरिंग की गई होती। अब देखें बाहर के मुल्कों में, बल्कि हमारे मुल्क में भी एक ऐसा महकमा था जी जो ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, वेज एंड मीन्स जिसे कहते हैं, वो यानी वो रोजाना की बुनियाद पे हफ्तावार या बाकायदगी के साथ चीजों का मुतय्यन करता है कि कहाँ पे कोई कमी है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पॉइंट आ गया आपका। लेकिन इसी पिम्स हॉस्पिटल की हुकूमत कुछ दिन पहले कसीदे गा रही थी आपके सामने। जी जी जी, जब शिफा और पिम्स वाला मामला बना कि जी सरकारी अस्पताल के अंदर दिलचस्पी ऐसी थी ना इस मामले में, तो वो तो सारा जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो डाउन ही हो गया, नीचे आ गया। तो इस पे अब नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं? मेरे वजीर आजम साहब का सिर्फ और उस पे हंगामी इजलास तो हुआ, सेक्रेटरी को मुअत्तल कर दिया गया और फिर ये इंस्ट्रक्शन दी गई वजीर साहब को, वजीर सियासत साहब मुस्तफा कमाल साहब को कि आप पहुंचे इस्लामाबाद, तो वो भी इधर पहुंच चुके हैं। तो अब क्या देखते हैं आप, इंक्वायरी से क्या ही होगा? उन जो मुतासरीन को क्या फिर वो उस तरीके से जिस तरीके से कराची में हो गया था जी आप माली इमदाद कर दें और फिर वो सिस्टम उसका ठप के पास तो हमारे यही एक ऑप्शन रही है। एक स्टोरी ये पुरानी होती जा रही है कि जी 5-5 लाख 10-10 लाख फी बच्चा या उनके लवाहिकीन इनको दे दिया जाए, साथ एक बयान दे दिया जाए जी इस गम का तो कोई दावा हम नहीं कर सकते और ये बच्चे शहीद हैं। ये ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये बहुत बड़ा सानहा है और इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल नहीं है उन बच्चों का, और क्योंकि इंसानी जान है उसका ज़िया हुआ। इसमें यह है कि सख्त तादीबी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो, भले वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, भले वो वार्ड का इंचार्ज है, भले वो वार्ड बॉय है, भले वो नर्स है, भले वहां का जो रेस्क्यू या इमरजेंसी सिस्टम है, या जिसने कोई दरवाजा बंद किया, रास्ते ब्लॉक किए, वो क्यों किए गए। और अगर वो एक बहाना लगाते हैं कि जी हमने एक दरवाजा एग्जिट का बंद किया होता क्योंकि बच्चे वहां से चोरी होते थे, तो ये भी तो एक गफलत है ना, बच्चे चोरी क्यों होते थे? बच्चा खुद तो नहीं चला जाता था उठ के, यानी चोरी के लिए आप कोई बंदा अंदर आता था, लैक ऑफ विजिलेंस थी हमले की तो बच्चा चोरी होता था। तो बात यह है कि हमारे यहाँ चूंकि सिस्टम में कोताहियां, लापरवाही का बहुत ज्यादा आंसर है और यही इनएफिशिएंसी और डिसिप्लिन में आता है कि आपके एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल्स यही कहते हैं। एक यहाँ तो इनएफिशिएंसी हुई है, ठीक है, या इनडिसिप्लिन हुआ है, तो उसका मुतय्यन करना जरूरी है। आइंदा के लिए लाहे अमल भी बनाया जाए कि अब जहां जहां पे इस तरह के वीक पॉइंट्स हैं कि जहां पे कोई सिचुएशन इस तरह आग भड़क सकती है या कोई और उसके लिए क्या इंतजाम है बिल्डिंग के अंदर? मिसाल के तौर पे फायर सप्रेशन मिसाल के तौर पे अगर तीसरी मंजिल है तो कल को छत गिर जाके धड़ाम करके, बिल्कुल, तो छत की भी आप मुआयना करें, जैसे बिल्डिंग कंट्रोल होती है तो वो कहते हैं जी यहाँ पे अचानक ये बिल्डिंग जो थी ये कमजोर थी, ये नीचे आ गई। तो अच्छा मुझे इसमें ये मियां साहब ये बताएं, क्या एक नई डिबेट जन्म लेगी अब कि जिस तरीके से हमें ग्रास रूट लेवल पे जो बदउनवानियां हैं, जो इस वक्त हमारे ग्रे एरियाज हैं, वन ऑफ द ग्रे एरिया एक हाईलाइट हो गया ये आज की सूरत हाल के अंदर, तो उसके बाद ये एक नई फिर डिबेट जन्म लेगी कि जी जो कैंपेन पहले चल रही थी मुख्तदर हल्कों से, या हम बात करें निजी इदारों के अंदर भी हमने देखा कि कैंपेन हुई कि जी नए यूनिट्स होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे बेजाब्तियां हो रही हैं, मॉरल करप्शन हो रही है एक किस्म की। तो उसमें आप क्या समझते हैं
आपको तो उसको तो फिर और जोर मिलेगा और उसको फिर मेरे ख्याल में बूस्ट मिलेगा। लेकिन डिबेट तो हमारे यहाँ कभी खत्म ही नहीं हुई। हाँ, हमारा डिबेट तो, हम तो एक छोटी सी बात की बस तीली लगाने अमली जामा पहनाए, तीली लगाने की जरूरत होती है तो डिबेट शुरू होती है। लेकिन जब इतना बड़ा सानहा हो जाए तो उसमें तो हर बंदा अपनी बात करेगा, अपनी राय देगा, हुकूमत की नाअहली को पॉइंट आउट करेगा। हुकूमत के जो डिट्रैक्टर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, वो कहेंगे जी ये हुकूमत की सुस्त रवि है, हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि हमने इसमें कुछ लोगों की, कुछ ममालिक की मिसालें भी सामने रखनी है कि अगर वहां पे सानहा होता तो क्या रद्द-ए-अमल होता। तो हुकूमतें फिर डिसिप्लिनरी कार्रवाई करती हैं। हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है ना नॉर्मली, आप बात सही कह रहे हैं, एज ए गुड जेस्चर वहां पे रिजाइन भी आ जाता है। हाँ जी, रिजाइन भी होता है। और ये होता है कि इंजबाती कार्रवाई बाकायदा होती है। हमारे यहाँ इंप्रेशन ये है कि कार्रवाई नहीं होती, वो हशअप कर दी जाती है, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं, जो है वो हशअप कर दी जाती है। तो जब हशअप हो जाएंगी तो लोग अकाउंटेबिलिटी से बाहर आ जाएंगे। लोग कहेंगे जी कोई नहीं, मेरे से गफलत हो गई, थोड़ी सी मलामत होगी, वैसे तो मेरे यहाँ नदामत होती नहीं, हमारे यहाँ नदामत का आंसर है ही नहीं। अगर नदामत का आंसर हो तो लोग दिलो जान से कोशिश करें कि मैं अपने फराइज पूरी तरह सर अंजाम दूं। और फराइज का ये जरूरी नहीं होता कि जो आपको एक हुकूमत ने या स्टेट ने एक डेफिनेशन दी होती है, एक पैरा दिया होता है कि आपने ये काम करना। आप कुछ काम आगे बढ़ के भी कर सकते हैं। आपको किसी जगह कोई लूप होल नजर आए जी तो आप उसको प्लग कर सकते हैं। ये आपका हुक्म नहीं है कि आपने ए बी सी और जेड से आगे नहीं जाना। यानी जहां पे आपने एक स्पिरिट को फॉलो करना है। सही बात है। लॉ की एक स्पिरिट है, लोगों की पब्लिक वेलफेयर, लोगों की प्रोटेक्शन और लोगों की एम्पावरमेंट। आपने उस मिशन को, उस स्पिरिट को फॉलो करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है मियां साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर फैसल साहब मेंबर सूबाई असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। डॉक्टर साहब आज के पिम्स अस्पताल के वाकये के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और निहायत ही अफसोसनाक ये अलमिया है। सर बताइएगा इस पे आपका क्या नुक्ता नजर है? जी शुक्रिया लगारी साहब। सबसे पहले तो वालिदैन के साथ, उन बच्चों के लवाहिकीन के साथ इंतहाई ताज़ियत का इज़हार करूँगा। अल्लाह ताला माँ बाप को सब्र दे और उनको इसकी मुतबादल अता करे। देखिए सर, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और पीडियाट्रिशियन इन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। ये और मैंने सरकारी हॉस्पिटल जितने भी है, हाउस ऑफ की पोस्ट ग्रेजुएशन के हमने काम किया, उसमें स्टिल अभी भी किसी न किसी संस्थान अस्पतालों में हम लोग अटैच रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी हो, पिछले 20, 30, 40 साल से जो भी हमारा निजाम सेहत चल रहा है अनफॉर्चुनेटली पंजाब में, तो देखिए कभी भी इसको हमने अपनी प्रायोरिटी नहीं रखा। हमेशा हम लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पुल, जिसमें सड़कें, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें, वो जरूरी है कौमों के लिए, नो डाउट। मगर सबसे पहले जरूरत होती है आपको आपके मुल्क में एक मजबूत सेहत के निजाम की। अब सिर्फ दवाइयां दे देना, अस्पताल बना देना, ये चीजें करना, वो एक जिस तरह कमीशन के चक्करों में ठेकेदार अस्पताल बनाते हैं या उनकी मेंटेनेंस होती है, उसमें अरबों रुपए की करप्शन होती है, जबान दरमियान में आप भी चीजों गवाह हैं। तो कोई ऐसा प्लान आउट बिल्कुल मैं भी काम करता हूँ, कोई नजर नहीं आता था कि किस तरह जो बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, किस तरह फायर एग्जिट होते हैं और किस तरह आप एक अस्पताल को ओवर क्राउड होने से बचाते हैं कि जी अब एक अस्पताल में आप जाए तो एक वार्ड में 10 बच्चों की गुंजाइश है तो 50 बच्चे वहां पे एडमिट होते हैं। तो गवर्नमेंट की उसमें बिल्कुल नाराजगी 100% है और ये गवर्नमेंट का ही काम बनता है कि जो प्रीमियर हॉस्पिटल है जो आपके इस्लामाबाद का, आपका उसको एग्जाम्पल लेते हैं दुनिया में कि हमने 20 साल पता नहीं क्या से क्या बना दिया, तो अगर उसका ये हाल है तो बाकी अस्पतालों का क्या हाल होगा। और देखिए दो चीजें होती हैं कि आपके जो डॉक्टर्स होते हैं, जो अमला होता है, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस एक्टिविटी कि उनको कोई फाइटिंग एक्टिविटी या उसमें उनकी जो महारत हो, ये चीजें हो, ये चीजें होती हैं आपके गवर्नमेंट की एक जो प्रॉपर हॉस्पिटल के अंदर फायर फाइटिंग की। लेकिन डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हुकूमतों की ये तरजीह क्यों नहीं रहती? आप भी हुकूमत में रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है, अब नून लीग है इसका पार्ट, पीपल्स पार्टी, तो हमारे जो सेहत के इदारे हैं, हेल्थ केयर के हवाले से हमने ये देखा है कि कोई मेरे ख्याल में तरजीह नहीं होती, प्रायोरिटी नहीं दी जाती सर इनको कि इसके अंदर कोई सिस्टम की बेहतरी लाई जाए। आप अभी पंजाब पे देख लें, पंजाब के अंदर इस दफा जो इन्होंने बजट कट किया है तकरीबन कोई 70 से 80 अरब रुपया से सेहत का बजट इन्होंने कम किया है।
जी, ये की प्रायोरिटीज देखिए। जहां तक बात हो गई कि प्रायोरिटीज क्यों नहीं होती, वो इसलिए इनकी प्रायोरिटीज नहीं होती क्योंकि अपना इलाज तो हम लोगों ने कराना होता है प्राइवेट हॉस्पिटल से। जो ज्यादा पैसे वाला आ जाता है उसने लंदन चले जाना है, उसने अमेरिका चले जाना है। तो जब तक ये जितने भी सरकारी, मैं कहता हूँ कि DMJ ग्रुप हो गया, ये जितने भी सेक्रेटरीज हैं, ये बाबू हैं, इनको बाउंड किया जाए कि दे मस्ट डू देयर ट्रीटमेंट इन दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जब तक ये लोग ये नहीं जाएंगे खुद, तब तक आपका सेहत का निजाम बेहतर नहीं होगा। आज आपका ये वाकया हुआ है, हंगामी तौर पे 1-2 महीने के लिए आप जनाब अस्पतालों में इमरजेंसी ऑफिस करेंगे कि जनाब फायर फाइटिंग चीजें बनाई जाए, लेकिन ये इन चीजों से बिल्कुल कोई वाकया शायद बेहतर तो हो जाए, लेकिन जो असल चीज है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुका है, वो बिल्कुल ही बैठ चुका है। ठीक है। इसको बिल्कुल हंगामी बुनियादों पे एक्सपर्ट्स बुला के उनसे ओवरऑलिंग कराई जाए, ना कि आप एक सेक्रेटरी होता है जो एक दिन ज़राअत चला रहा होता है, अगले दिन वही सेक्रेटरी आपकी एजुकेशन चला रहा होता है, वही सेक्रेटरी आपके चला रहा होता है IT टेक्नोलॉजी चला रहा होता है, फिर हेल्थ चला रहा होता है। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं आप उनके थ्रू ये चीजें करें, तभी आपके इसमें बेहतरी आ सकती है, वरना आप एक शिफ्ट काम करते रहेंगे। और ये इसी तरह आज हादसा हुआ, हमने अफसोस से इजहार किया, फिर 6 महीने बाद भी और हादसा हो जाएगा। तो ये एक हालांकि एक जान, बच्चे की मासूम जान जाना हमारे तमाम कौमों के सर शर्म से झुक जाने चाहिए। मैं डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। उज़मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया मुस्लिम नून लीग से। उज़मा साहिबा, आज के पिम्स हॉस्पिटल के जो हमारा एक अफसोसनाक कौमी सानिया हुआ है, एक तो बताएं कि क्या इस हवाले से आप अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। दूसरा ये कि डॉक्टर साहब भी जिस तरीके से कह रहे हैं और पूरी अवाम और मुतासरीन समेत ये सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवाल है कि कैपिटल के हॉस्पिटल के अंदर ये गफलत हुई, तो गफलत के बाद वो कोई क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, जो रेलिवेंट इदारे होते हैं फायर सप्रेशन के। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या जवाब देंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एक सानिया है ये, और दिल हमारी शदीद दुखे में जी। ये नौमौलूद बच्चे हैं, ये अब जिन जिन के बच्चे हैं उनको इसका दुख का और इसका दर्द का एहसास है कि वो वालिदैन किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। बिल्कुल इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपने मैं हुकूमत को तो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नेग्लिजेंस थी, और इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अकाउंटेबिलिटी जो है उसको फौरन से पेशतर उसको जो है ये तफ्तीश करके तो जो जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में खड़ा किया जाए। बात सारी ये है कि जो वजीर सेहत हैं उन्होंने तो अपना इस्तीफा दिया है और सेक्रेटरी जो है उनको भी चेंज कर दिया गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पिम्स फेडरल कैपिटल में तो सिर्फ 2 ही अस्पताल थे। आपने हर अस्पताल में MS होता है, फिर उसके बाद सारा उनका अमला होता है, पूरा एक सिस्टम होता है जिसको जिसके अंडर ये अस्पताल काम करता है। तो ये जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस थी कि वहां पे ताले लगे हुए थे इमरजेंसी एग्जिट्स पे, वहां पे वो फायर फाइटिंग का जो सामान था वो नहीं इंस्टॉल किया गया था, वो उतार के रखा गया था, वो दोबारा नहीं इंस्टॉल। ये सारी नेग्लिजेंस में आती हैं बातें। और जिस तरह से शॉर्ट सर्किटिंग में वो आग जो लगी, अगर उसको बर वक्त काबू कर लिया जाता तो शायद हम इस अलमिये से बच जाते। लेकिन चूंकि ये सारा वहां पे अब जो CDA की जो रिपोर्ट आई है इमरजेंसी वालों की, तो उससे हमें ये क्लियरली पता चला है कि ये वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज्यादा गैप्स और फ्लॉज थे। तो ये जो सारी चीजें, और वो बजट का भी हम सारा देख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि अस्पताल को बजट नहीं मिलता है, बजट भी इनको अरबा रुपए मिलता है, और इनको सारी बल्कि एक्स्ट्रा। लेकिन डॉक्टर उज़मा साहिबा, मुस्तफा कमाल साहब ने भी यही चीज कही, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने भी यही किया कि यह अस्पताल 1985 में बनी थी, उसके बाद कैपिटल की आबादी भी बढ़ी, मरीज भी बढ़े, लेकिन
इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर न बढ़ सका, तो क्यों हुकूमत की जो है वो तरजीहात में से सेहत एक तरजीह नहीं है? और जिस तरीके से डॉक्टर फैसल साहब कह रहे हैं कि जो सियासतदान बाहर जाके इलाज कराते हैं, अगर वो सरकारी अस्पतालों के अंदर उनके बच्चे इलाज कराएं या वो इलाज कराएं, तो उनको अंदाजा हो ना कि क्या सूरत हाल है सरकारी अस्पतालों के अंदर। देखिए, ये इतने अरसे से अगर इसको एक्सपैंड नहीं किया जा रहा हॉस्पिटल को, तो ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि इसमें सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी के लोग नहीं आते, आपके यहाँ से केपी से भी लोग आते हैं, आपके डीजी खान से, अब और बाकी जो कश्मीर के जो नजदीक इलाके हैं, उन सारों से यहाँ पे मरीज आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं और बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं पिम्स में, जिसकी वजह से 3-4 डिस्ट्रिक्ट से चारों तरफ से यहाँ पे लोग आते हैं अपने मरीजों को लेके। लेकिन वही बात है कि इसको क्यों नहीं एक्सपैंड किया गया? ठीक है, वो क्यों नहीं एक्सपैंड किया गया? क्यों नहीं एक्सपैंड किया गया? क्योंकि हमारी हुकूमतों का ये एक मेरे ख्याल में वतीरा बन चुका है कि जो मिनिस्ट्रीज हैं वो नवाजी जाती हैं, वो किसी कंसिडरेशन के ऊपर, जिस तरीके से MQM के मुस्तफा कमाल साहब को मिनिस्ट्री दी गई, इस तरीके से माजी में भी होता रहा है। अगर राइट पर्सन फ्रॉम द राइट जॉब हो, तो मेरे ख्याल में ये फिर हमें ना देखने को मिले। मेरे ख्याल नहीं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, देखें हो तो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन आपने विजिलेंस दिखानी होती है। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा जो है, उनकी प्रायोरिटी है हेल्थ। आपने पहली दफा पंजाब में 30 साल में तमाम DHQs, तमाम BHQs रीवैम्प हुए हैं। वहां पे क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है, उसमें कम से कम 2 करोड़ लोगों को उनके डोर स्टेप पे दवाइयां फ्री मिल रही हैं और सहूलियात फ्री मिल रही हैं। वहां पे हर तरीके से सेहत के ऊपर जो है मरियम नवाज साहिबा जो है वो फोकस कर रही हैं। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, मदर एंड चाइल्ड सेंटर्स बन रहे हैं। तो ये ना आप कहें कि जी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन ये है कि पंजाब में तो यानी कि दवाइयां फ्री हैं इस वक्त, और कोई भी अगर कोताही होती है तो वफाक में कौन है? वफाक में भी आपकी ही हुकूमत है। वफाक में है, लेकिन अब आपके सामने है कि ये इस तरह से एक वाकया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जो यहाँ पे जो मशीन्स हैं उसके मुतालिक, इक्विपमेंट के मुतालिक खुद बात की थी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब है कि तरजीहात कुछ और है, सुपरविजन नहीं हो रही। नहीं, तरजीहात की बात नहीं है। तरजीहात तो आप तब कहें ना कि सही नहीं है अगर यहाँ पे फंड्स ना दिए जाए, या बजट में से एलोकेशन ना हो, यहाँ पे उस तरह से कोताही। अब जो इंचार्ज है और जो महकमा है, ये तो उनको देखना चाहिए ना कि अस्पताल सही चल रहा है, नहीं चल रहा, लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फायर इस्तीफा मुस्तफा कमाल साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए फिर, अगर आपको ये लगता है कि उनकी, मेरे ख्याल में उन्होंने शायद दिया भी है। अच्छा, उन्होंने दिया भी है, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, यही खबर सुनने में आई है। अब अभी कुछ यही है सिचुएशन कि अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में दिया है उन्होंने। ये खबर मैंने सुनी है, टीवी पे ही सुनी है। लेकिन एक सवाल का जरा जवाब दे दीजिएगा कि इसके बाद, आज वाले मामले के बाद, फिर जो डिबेट पहले से हो रही थी कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं ग्रास रूट लेवल पे, जो हमारे ग्रे एरियाज हैं वो उनको रिफिल करने के लिए, उन मामला को ठीक करने के लिए, तो मीनिंग बाय वो फिर कैंपेन ठीक चल रही है? नहीं, देखें, जहां जहां पे गैप्स हैं और जहां जहां पे लोगों को पूरी सहूलियात का फायदा और नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पे जो भी बेहतरी हम ला सकते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ला सकते हैं या अगर कोई सियासी मसाइल हैं, तो वो उन दोनों को नजरसानी करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, यस डॉक्टर फैसल साहब, एज लॉन्ग एज ग्रास रूट लेवल पे लोगों को फायदा हो उससे।
मियां साहब इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहे फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी जाता हूँ। मेरा साथ ही ख्याल है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की या सूबों की बात करते हैं वो ठीक है, वो तो शायद इसीलिए लोग करते हैं कि उन्हें कंप्लेंट है कि जो मौजूदा सेटअप है ओवर सेंट्रलाइज्ड है, तो लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहा, पब्लिक सर्विस जो है ना उसकी डिलीवरी यानी प्रॉपर नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है जो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि गिवन फ्रेमवर्क जो आपके पास मौजूद है ढांचा, उसके अंदर भी बेहतरी लाने की गुंजाइश मौजूद है। जैसे भी आपने गैप्स की बात की जी, और ये बेशुमार जो ग्रे एरियाज की बात की जी, वो आइडेंटिफाई अगर आप करें, एक लफ्ज मैंने बोला था सर, आइडेंटिफाई है, लेकिन उस पे काम और हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। अभी उस्मा साहबा ने ये बात की, मैं तो पहले भी अर्ज कर रहा था कि विजिलेंस जो है ना और कमिटमेंट और फॉलो अप का और मॉनिटरिंग का सिस्टम और ब्यूरोक्रेट, देखें दुनिया भर में मेजॉरिटी सब दुनिया में नहीं ऐसा, दुनिया भर में जितने सेक्रेटरी साहिबान होते हैं, वैसे तो कुछ ममालिक में मिनिस्टर्स को भी सेक्रेटरी कहते हैं, मैंने कुछ के इंटरव्यूज भी किए बरतानिया के सेक्रेटरी साहिबान के, और मिनिस्टर साहिबान वो ज्यादातर स्पेशलिस्ट नहीं होते, उनके पास एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, लेकिन उनके पास एक पूरा ढांचा होता है राइट मैन राइट फॉर द राइट जॉब का। जी जी मिसाल के तौर पर मैं जो बात कर रहा था जी, वजीर सेहत के नीचे कई डॉक्टर्स होंगे, कई प्रोफेशनल्स होंगे, एक पूरा जैसे पूरा हेल्थ का सिस्टम है जी, वो वहां पे वो अपनी पॉलिटिकल विजडम, पॉलिटिकल प्रूडेंस इस्तेमाल करते हुए कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स के साथ वो मॉडरेट करता है सिस्टम को। वो कहता है कि जी लोगों की प्रायोरिटीज ये हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरह के हादसे हुए हैं, इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहिबान आए मेरे साथ बैठे कि कहाँ पे क्या चीज की कमी है, कहाँ पे कोई ये दोबारा एक्सप्लोजन ना हो, इस तरह एसी का बच्चों को जहाँ ऑक्सीजन है वहां पे क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए। आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, गिव मी अ रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स। ये बात मैं इस पे डॉक्टर फैसल साहब से ये सवाल लूंगा। डॉक्टर फैसल साहब, सर जो भी कोई भी चीज होती है तो बायलैटरल ही होती है। एक तरफ अगर हम कहते हैं कि ठीक है जी हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं थी, लेकिन दूसरी जानब हम अस्पताल के अमले की बात करें, द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर्स की बात करें, जैसे मियां साहब भी कह रहे थे, वो जो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव हैं या कि वहां पर जो मेडिकल इंचार्ज होते हैं वार्ड के अंदर, आप खुद डॉक्टर हैं, वैसे आप एज ए प्रोफेशनल इसमें क्या सजेशन देना चाहेंगे, या कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अब एक हायरार्की या कि जो हेल्थ केयर के अंदर जो मेरे ख्याल में जो एक निजाम है उसके अंदर कोई तब्दीली लाने की जरूरत है? क्योंकि अब तो ये हो चुका है ना कि एक डॉक्टर को अगर गवर्नमेंट की जॉब मिल गई है तो वो कहता है जी मंथली तो मुझे इनकम आनी है, तो उसकी परफॉर्मेंस कोई चेकिंग नहीं होती, तो उसमें मेरे ख्याल में तब्दीली की और चेक एंड बैलेंस की मजीद जरूरत है। जी बिल्कुल, बड़ा अहम आपने टॉपिक जी जी देखिए, बदकिस्मती है, मैं डॉक्टर पहले हूँ, पॉलिटिशियन बाद में हूँ, एमपी बाद में। हमारे इस सिस्टम के अंदर ना जी सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो ये कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द हॉस्पिटल है, जिसमें एमएस आ जाता है, डीन आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है, यूनिवर्सिटीज के वीसीज आ जाते हैं, ये प्योरली एंड प्योरली खुशामद और पॉलिटिकल बड़ी कमाल की बात है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, कोई मेरिट नहीं होता। मतलब मैं अगर एक रहीमर खान से हूँ, मेरी तहसील में मुझे मेरा अगर जाने वाला एमएस होगा तो मेरे काम होंगे, ये हमारा सबसे बड़ा आलमी है। और यकीन करें, मैं मतलब पॉलिटिक्स से हट के आपके पंजाब में सर एमएस की पोस्टों की बोलियां लगती हैं, आपके इंटरव्यूज होते हैं, उसके अंदर जिसने ज्यादा बोली लगाई, जिसने ज्यादा मंथली दी उसका, और फिर जब ऐसी पोस्टों पे ऐसे लोग आते हैं जो आपके बैरेट से हट के आते हैं, तो फिर होता क्या है, उन्होंने सब अच्छा की रिपोर्ट देनी होती है, उन्होंने सिर्फ ये दिखाना होता है कि जी ये नंबर 2 पेशेंट हमारे पास है, ये हमने ओपीडी की, ये हमने कुछ किया। अब ये नहीं पता कि जो आपके 10,000 मरीज पर मंथ ओपीडी ये जा रहे हैं वो जाके कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, ट्रीट हो रहे हैं, उनको आप एक ही छड़ी से आंक रहे हैं, चाहे ईएनटी का पेशेंट है, चाहे आर्थो का पेशेंट है, तो क्वालिटी ऑफ द वर्क बहुत जो है ना, तो इसका फिर नतीजा यही अल्टीमेटली निकलता है कि आज आप एमएस को निकाल देंगे, आप डीन को निकाल देंगे, आप डीसी को निकाल देंगे, आप एक फेमस पॉलिटिकल स्टंट तो कर लेंगे, जिस तरह शहबाज शरीफ की आदत थी, मरीम नवाज ने साहिवाल में जाके जनाब तमाम अस्पताल को मुअत्तल कर दिया, इधर सेक्रेटरी आपने गौरी साहब जो भी थे उनको आपने सस्पेंड कर दिया। तो ये उसका हल नहीं है, मेन इसका हल नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी और इसके अंदर मेरिटोक्रेसी लाई जाए, और ये ना देखा जाए कि अगर मैं एमएस की अस्पताल का बैठूं, अगर मैंने अस्पताल की गलत पॉइंट आउट किए सेक्रेटरी साहब को, तो उनकी शान में गुस्ताखी हो गई है, अगले दिन मेरे सस्पेंशन ऑर्डर हो गए, ये मुझे उठा के अटक से रहीमर खान से अटक उठा के भेज दिया जाएगा। तो आपको पूरा मिसाल के तौर मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चेहरे बदलने से नहीं, अब निजाम बदलने से काम होगा? बिल्कुल 100% है जी।
आपको बिल्कुल इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके तब्दील होंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, मैं पिछले दिनों बात भी की थी कि लाहौर में बैठ के सेक्रेटरी साहब और उनकी काबीना फैसला करती है कि जी ये मेडिसिन हमने परचेज करनी है। अब मुझे बताएं कि अटक में बैठा हुआ, कसूर में बैठा हुआ, डीजी खां में बैठा हुआ, भाई वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा ना कि यहाँ पे कौन सी बीमारियां ज्यादा हैं और किस मेडिसिन की हमने परचेज करनी है। बिल्कुल सिर्फ कमीशन के चक्कर में मेडिकल कंपनियों से कमीशन होता है बहुत बड़ा 40%, 50%, तो यहाँ पे सेंट्रल परचेज हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि डॉक्टर को पाबंदी है, सिर्फ ये नारा आपने दिखाना है कि हमने मुफ्त अद्वियात दिए। होता ये है कि मरीज को अच्छी एंटीबायोटिक की जरूरत भी होती है, ठीक है, लेकिन वहां पे जो अंदर डॉक्टर आप बाउंड कर दिए, उस मरीज आपका मरता मर जाए, लेकिन उसने आपको एक पर्ची नहीं लिख के देनी कि भी आपके मरीज को ये दवाई की जरूरत है। हालांकि मल्टी रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स होती है, तो ये जो एक कहते हैं ना पॉलिटिकली, और ये जो एक फेमस डिसीजन है कि जो आप वक्ती तौर पे नारे लग जाते हैं, तो इनसे अब हमें परहेज करना पड़ेगा और प्रोफेशनली तौर पे खसूसन सेहत और दूसरा नंबर पे एजुकेशन, ये दोनों चीजें हमें डीपोलिटिसाइज करनी पड़ेगी, मेरिट लाना पड़ेगा, इसमें हमें सही बात है, एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे, तब जाके ठीक होगा। और अगर आज आप अरबों रुपए जो मर्जी, जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है ना हमारा, उससे बाहर निकलना होगा। हाँ, अच्छा उस्मा साहिबा, मैं आखिर में प्रोग्राम के ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है जो कि मेरे ख्याल में नाज़रीन जानना चाहते होंगे। 16 सितंबर की बानी पीटीआई की जो केस के हवाले से समाअत है उसकी तारीख तो तय है, उसके हवाले से जो पिम्स के अंदर उनका तिब्बी मुआयना कराया गया था एज पर द जो वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप क्या समझती हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पिम्स के अंदर हमारा चेकअप जो कराया गया है बानी पीटीआई का, वहां पर उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सुप्रीम कोर्ट को मजीद सुनना चाहिए, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है शिफा में, तो वो तो फिर मेरे ख्याल में उस चीज को इंडोर्समेंट मिल रही है। और दूसरी बात है कि फिर अगर समाअत होती है 16 से पहले या 16 को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आप तब्दील होता हुआ देख रही हैं कि वो फिर कहेंगे शिफा से फिर तिब्बी मुआयना करा दें। देखिए, बात सारी ये है कि इनकी बहन के मुंह से आपने खुद सुन लिया कि वो बिल्कुल फिट हैं और उनकी सेहत जो है सुपर कंडीशन में है, 120/80 उनका ब्लड प्रेशर है, और खुद उन्होंने लिया, और आंख का भी उन्होंने कहा कि जो इंजेक्शंस लग चुके हैं अभी तक, वो आंख तकरीबन 80 से 90% ठीक हो गई है, सिर्फ एक इंजेक्शन अब रह गया है। अब उनकी बहन के मुंह से अगर इस तरह की बातें हमने तो नहीं निकलवाई ना, वो जेन्युइन की तो निकली ना, तो ये पता नहीं, ये कहानियां अगर ये बनानी बंद कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा कौम के लिए। अब हमने तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की मनोअन हमने हिदायत फॉलो की थी, इन लोगों ने धचके उड़ाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई आप सेहत पे सियासत नहीं करेंगे, कोई वहां इज्तिमा नहीं होगा, कोई लोग जमा नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। और अब सिक्योरिटी जो है, निकले तो पिम्स के लिए थे, लेकिन वो सिक्योरिटी के इश्यूज की वजह से कंसर्न चूंकि हुकूमत का था और जिम्मेदारी हुकूमत की थी, तो डाइवर्ट करके इनको पिम्स लेके जाना पड़ा। अब हुकूमत ने भी रिव्यू में डाला हुआ है, इन्होंने भी वो डाला हुआ है कंटेम्प्ट का, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो लेट्स सी कि हम अब मजीद तशरीह चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, अब जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपके जो अहकामात थे, इन्होंने तो हवा में उड़ा दिए थे। तो मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। जी आपकी तरफ। जी मिस उस्मा, आप कंप्लीट कर लें अपनी बात। जी, आप हमें बताएं कि जो मैन्युअल है, जो कानून है, वो कहता है कि जो सजा याफ्ता कैदी है उसके सरकारी अस्पताल में इलाज होगा। तो ये जो आपने अल शफा की जो बात की थी, ये आपने वो क्या कानून बदल दिया आपने? लेकिन हम हम इसी की तशरीह चाहते हैं, क्योंकि ये कानून या तो आप बदल दें, फिर सारों के लिए बदल दें, और अगर नहीं है तो फिर हमें बता दें कि हुकूमत से फिर आप। लेकिन बाज़ औक़ात कानून की जब तशरीह अदालतें करती हैं, कॉमन लॉ का एक कॉन्सेप्ट भी होता है, तो उसमें फिर अदालत ने अगर एक एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, फिर उसमें मेरे ख्याल में हुकूमत को अमल दरामद करनी चाहिए थी, कराई देते तो आज ये डिबेट ही ना होती। ये नहीं, लेकिन ये फैसिलिटी कानून में नहीं है ना, तो देखें। तो मीनिंग भाई आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे ये सवाल कर रही हैं कि वो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट गलत दे दी है, कानून उन्होंने नहीं पढ़ा। हमने मतलब आप उनको कानून सिखाना चाह रही है मिस उस्मा?
नहीं, आप ये बात करें, हम नहीं तो आप ये कह रही है ना कि कानून के अंदर कुछ और लिखा है, फैसला कुछ और आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का काम तशरीह करना होता है। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं होता कि रीराइट करे कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने चेंज करना है तो फिर सारों के लिए कर दें, फिर हम असेंबली में जाके वो कानून चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद तमाम कैदी जो है पाकिस्तान के, उनके सबके प्राइवेट अस्पतालों में ट्रीटमेंट जो है उसकी इजाजत हो जाएगी। ठीक है। आप डॉक्टर फैसल साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं मियां साहब की तरफ आता हूं। जी बिल्कुल, मैडम की बातों से बड़ा शायद ये किस दुनिया में रहती हैं नवाज शरीफ? मैं इसी दुनिया में रहती हूँ जनाब, मैं भी लेकर हूँ। अब मेरे ख्याल में मिस उस्मा अब क्योंकि वक्त खत्म होने का प्रोग्राम का, डॉक्टर साहब को बात कंप्लीट करने दे प्लीज। जो जियाउद्दीन अस्पताल सरकारी अस्पताल था, लंदन का अस्पताल जहाँ मियां साहब 50 की साहब पे गए थे वो सरकारी अस्पताल, तो इन बातों को छोड़ दें। नहीं तो वो दूसरी बात मैडम देखो, सुने ना मैडम, सुन लें। पूछे ना उन्होंने, मेरे ख्याल में सिर्फ हमारे पास 1 से 2 मिनट है। मैं मिस उस्मा से गुजारिश करूंगा कि आप डॉक्टर साहब की बात सुन लें, उन्होंने आपकी तसल्ली से बात सुनी है। कोर्ट ने उनको कहा था कि आप डिसाइड करें। क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि आप उनको बाहर भेज दें? आप उनको बाहर, आप पॉइंट आ गया मिस उस्मा, आपका पॉइंट आ गया। उनका जवाब सुन ले, उनका जवाब सुन ले, काइंडली जवाब सुन ले। शुरू में मैडम ने कहा कि उनकी बहन अपने हक़ाइक़ के साथ बात करें ना, फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ ना। अच्छा, फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी डॉक्टरों ने, जेल के डॉक्टरों ने, हुकूमत के डॉक्टरों ने रिपोर्ट जमा कराई कि खान साहब को इन बीमारियों के लिए फला टेस्ट की जरूरत है। अब ये बता दें कि डॉक्टर जो उज़मा गई थी या बाकी जो, तो एक बंदे को सामने देख के वो कैसे इस चीज का डिसाइड कर सकती है? अपेरेंटली तो कई बंदे ठीक ठाक नजर आ रहे अंदर, उनकी जिंदगी क्या चल रहा है। के बोर्ड ने उनको देखा था जिसमें 2 और वो जो, और या तो आप कह दें कि सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट जमा कराई थी आपने, या तो कह दें कि जो आपके डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई थी वो गलत कराई थी। जी ठीक है, तो उन्होंने जो एडवाइस किया था वो ना कि हम जब ये मैडम सुन लेना, तो आप सुनती नहीं, अल-शिफा की तरफ ही जाने के लिए थे। अच्छा, इन्होंने क्यों वहां पे लोगों को जमा किया? क्यों वहां पे इस तरह से? ठीक है जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो चुका है। आप आपस में पार्लियामेंटेरियन जी आपस में नहीं एक दूसरे की सुन रहे। डॉक्टर फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सॉरी मिस इज़्मा आपका बहुत शुक्रिया, मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान शरीफ लगारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।